अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायबिटिक रेटिनोपैथी। अच्छा, डायबिटिक रेटिनोपैथी की सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है रेटिना की, जो कि कॉज होती है ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ रेटिनल वेस्कुलेचर रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा होता है किसी पेशेंट में, डायबिटीज़ उनकी अनकंट्रोल्ड होती है, तो उस जो क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो रेटिना के अंदर वेसल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गई, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी हो गई, या सिलियो रेटिनल आर्टरीज हो गई, ये वाला जो रेटिनल वेस्कुलेचर है ये एक्चुअली डिसफंक्शनल हो जाता है। ठीक है, इसका जब डिसफंक्शन होता है ना हमारे पास, तो उसकी वजह से आपके पास जो है वो एक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना हम अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। ठीक है, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज करवा सकती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपके पास वही ऑब्वियसली, अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है या फिर जो है ना वो आपको उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, उसको कोई अंदाज़ा नहीं है कब से क्रॉनिकली चलती आ रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपके पास अदर कोमॉर्बिडिटीज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन आ जाती है, हाइपरलिपिडीमिया आ सकता है, या फिर कोई ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी वगैरह, उसमें भी जो है वो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर कोई बंदा एनीमिक है या फिर जो है वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, तो उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये आपने रिस्क फैक्टर्स याद रखने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस आई में कुछ डिजीज़ की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी होती है, और कुछ को बस आप ब्रीफ भी दे लें तो वो काफ़ी होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी बजाते खुद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी जो है वो आपके पास जो पैथोजेनेसिस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस में ना आपके पास आगे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। आपने देखना है कि पैथोजेनेसिस में बेसिकली ये होता क्या है जिसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉज होती है। तो पैथोजेनेसिस में मेनली आपके पास जो है ना माइक्रो एंजियोपैथी होती है। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी, अब आपको नाम से पता चल जाएगा, जो आपके पास माइक्रो है ना इसका मतलब है स्मॉल, और एंजियोपैथी का मतलब होता है वेसल्स की पैथोलॉजी। ठीक है, स्मॉल वेसल्स जो हैं इसमें अफेक्ट होती है, उनकी पैथोलॉजी होती है। होती किस तरह है, आपके पास ये होता है कि इसमें 3 तरह की जो है ना वो वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक उसमें होती है, क्या होती है, प्री कैपिलरी आर्टरियोल्स। ठीक है, प्री कैपिलरी आर्टरियोल्स। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे होती है जो है ना वो कैपिलरी, और उसके अलावा वेन्यूल्स। ठीक है, ये क्या होती हैं और किस तरह इन्वॉल्व होती हैं ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो मैंने रेड में बनाया हुआ है ना, कि आपके पास आर्टेरियोल है। ठीक है, आर्टेरियोल है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आते हैं, मतलब कैपिलरीज के स्टार्ट होने से पहले स्फिंक्टर्स आते हैं। ये जो येलो में बना हुआ है ना, ये आपको सॉरी कैमरा में शायद इतना वाज़ह ना नज़र आ रहा हो, ये कैपिलरीज बनाई गई हैं। ठीक है, कैपिलरी बेड है ये पूरा, अगर आपने याद होगा आपको फिजियोलॉजी में, आपने वेसल्स में जो है ना ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। अच्छा, कैपिलरी बेड के बाद आपके पास वेन्यूल्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो प्री कैपिलरी आर्टरियोल्स है ना, यहाँ पे इनको अफेक्ट करती है, उसके अलावा कैपिलरी बेड को और वेन्यूल्स को अफेक्ट कर देती है। अफेक्ट करती किस तरह है वो बेसिकली इसकी पैथोजेनेसिस में आता है। ये 2 चीज़ें करवाती है। ठीक है, एक ये करवाती है लीकेज, ठीक है, और दूसरा ये करवाती है ऑक्लूजन। ठीक है, इन वेसल्स में। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं। लीकेज सबसे पहले हम देखते हैं लीकेज होती क्यों है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, आप देखें कि जब कोई वेसल है और उसकी सरफेस इस तरह से आउट पाउचिंग शो कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आउट पाउचिंग को जो है ना वो हम माइक्रो एनोरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये माइक्रो एनोरिज्म आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, जो अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा था ना आपका, पहले तो वो नॉर्मली फ्लो कर रहा था इन पेरिसाइड्स की वजह से, इंटेग्रिटी के मेंटेन रहने की वजह से। अब क्या करेगा, यहाँ से जो एडिमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एडिमा के अंदर क्या होता है, हमारे पास फ्लूइड आता है जिसमें प्रोटीन्स और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसकी वजह से एडिमा हो जाएगा। ठीक है, एडिमा की वजह से वहाँ पे एक्सुडेट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब एडिमा बन गया, एक्सुडेट बन गया, तो वहाँ पे जो है ना ये वाली जो इसकी सरफेस है ना, इनकी थिनिंग की वजह से कंटिन्यूसली हेमरेज प्रेजेंट होने लग जाएंगे। ठीक है, एडिमा हो गया, एक्सुडेट्स हो गया और हेमरेज हो गया। ये क्यों हुआ, ये लीकेज की वजह से हुआ, और लीकेज क्यों हुई थी, हमारे पास पेरिसाइड्स के लॉस की वजह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्लूजन की। ठीक है, जो ऑक्लूजन हमने दूसरी चीज़ की थी वो क्यों होगी। ऑक्लूजन बेसिकली इसलिए होती है, उसके लिए आप ये वाली डायग्राम देखें। ठीक है, आपके पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद एंडोथेलियम आती है कैपिलरी वेसल्स की, और फिर आपके पास जो है ना वो अंदर वेसल की सरफेस आ जाती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स वगैरह और दूसरे सेल्स जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, ये हमारे पास हो जाती है थिक। ठीक है,
जब बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो एंडोथीलियम है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब एंडोथीलियम डैमेज होना शुरू हो जाएगी ना, तो उसके अंदर हमारे पास डैमेज के बाद क्या होगा, प्रोलिफ्रेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्रोलिफ्रेशन क्यों होती है, आपको पता है कि जब भी कोई ट्रॉमा होता है ना वेसल में कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे मस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो है ना वो आने लग जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे जो प्रोलिफ्रेशन करवाते हैं ताकि वो जो इंजरी है ना उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। अब ये जो प्रोलिफ्रेशन होगी ना वेसल की, आपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा था, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, जो अंदर सेल्स होंगे उस पर आएगा, ठीक है। अब ये जो मूविंग सेल्स थे ना, ये क्या करने लग जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्टिकीनेस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इनके अंदर जो है ना वो चिपचिपापन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो यहाँ पे प्रोलिफरेटिव वेसल्स के पार्ट थे ना, वहाँ पे जाके चिपकना शुरू हो जाएंगे। ये सेल्स जो है पहले सीधा फ्लो कर रहे थे, अब यहाँ पे जाके चिपकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इस जगह पे। अब जब आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो चिपकना शुरू हो जाएंगे, वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक होने लग जाएंगे, जिसको हम रोले फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, ROULEX रोले, ठीक है, रोले फॉर्मेशन होने लग जाएगी। अब यहाँ पे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से जो प्रोलिफरेशन हुई, उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ही तो कैरी कर रहे थे। जब वो यहाँ पे डैमेज्ड एंडोथेलियम के साथ जाके स्टिक होने लग जाएंगे, अपना सही तरह से फ्लो नहीं कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डिफेक्टिव हो जाएगा। और उसके अलावा जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है ना, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो आपके पास कहीं भी क्लॉट्स है ना उनकी ब्रेक डाउन होती है, वो भी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिब्रिनोलिटिक सिस्टम भी आपके पास इफेक्ट हो गया। अब ये सारा कुछ जो है ना वो मिल के हमारे पास जो है ना वो कैपिलरी ऑक्लूजन करवाता है, ठीक है। इसकी वजह से कैपिलरी ऑक्लूजन होती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि कैपिलरी ऑक्लूजन का आगे जो है वो इफेक्ट हमारे पास क्या आता है। तो कैपिलरी ऑक्लूजन की वजह से हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। कॉटन वूल स्पॉट्स आपके पास, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कॉटन वूल की तरह कुछ जो है ना वो इस तरह के गोल गोल से जो गाले हैं ना आपको रेटिना के ऊपर वो नजर आ जाएंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये देखें यहाँ पे ये जो इस तरह से गाले बने हुए हैं ना, ये आपके पास जो है ना वो कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये बन जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या होगा, हमारे पास जो है ना वो इरमा होगा, ठीक है। इरमा होता है इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपने इतना याद रखना है कि आपके पास जो आर्टरियोल्स और वेन्यूल्स होते हैं ना, इनके दरमियान क्या होने लग जाता है, डायरेक्ट शंट बनने लग जाते हैं इस तरह से, ठीक है। मतलब जो कैपिलरी ब्रेड है उसको बिल्कुल बीच में से जो है ना वो निगलेक्ट करके डायरेक्टली के वेन्यूल्स और आर्टरियोल्स कनेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम जो है ना वो आर्टरियोवेनस शंट्स कहते हैं, ठीक है। और इन आर्टरियोवेनस शंट्स के बनने को हम इरमा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, नियोवेस्कुलराइजेशन, ठीक है। डेफिनेटली आपको नाम से इसका भी पता चल रहा होगा, नियो का मतलब होता है न्यू और वेस्कुलराइजेशन का मतलब होता है न्यू वेसल्स डिवेलप होने लग जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर आया और न्यू वेसल्स डिवेलप होना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हमने देखना है कि इसमें जो है ना हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ विजुअल लॉस क्या होता है, मतलब विजुअल लॉस जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी में वो क्यों होता है। इसमें भी ये भी यूक्यू आपके पास अलग आ जाता है। इसमें आपने वही लिखना है जो आपने पीछे पैथोलॉजी में पढ़ा है कि हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास हुई थी एक तो लीकेज और दूसरे नंबर पे ऑक्लूजन, ठीक है। लीकेज ने क्या करवाया था, एडिमा, एक्सुडेट्स और साथ में हमारे पास जो है ना हेमरेज करवाया था। और जो ऑक्लूजन है उसने हमारे पास क्या करवाया था, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो कॉटन वूल स्पॉट्स बने थे, ठीक है। नियोवेस्कुलराइजेशन हुई थी, नियोवेस्कुलराइजेशन की वजह से आपके पास जो है ना नियोवेस्कुलराइजेशन ग्लाकोमा भी हो जाता है। उसके अलावा आपके पास जो है ना यहाँ पे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट भी होती है, ठीक है। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है कि आपका जो रेटिना है ना उसकी जो है वो लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर या ट्रैक्शन बढ़ती है ना उसकी वजह से। और उसके अलावा वहाँ पे विट्रस हेमरेज हो जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैकेनिज्म ऑफ विजुअल लॉस में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपके पास इसकी जो है ना वो पैथोजेनेसिस होगी। अब हम बात करेंगे आगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की, जिसमें साइंस और सिम्टम्स आ जाएंगे।